हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का सोशल स्टडीज़ का हिस्ट्री पोर्शन है। ये चैप्टर 1 है। ये व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी और सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं। तो जब आप रिवाइज करेंगे, आप एक बार इस वीडियो को जब अप डाउन करके देखेंगे तो उन हाईलाइटेड वर्ड्स को देख के आपको पूरा का पूरा जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है। और नोट्स में पॉइंट्स में चीज़ें हैं तो उससे भी बहुत इजी आपको पड़ेगा कि आप किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हो और बहुत अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएंगी। तो देखते हैं इस चैप्टर के। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको हेडिंग की बात करूं, क्योंकि देखिए हेडिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इंट्रोडक्शन से भी हम समझ जाएंगे कि इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। जैसे देखिए, हेडिंग ही है व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कौन सी चीज़ें कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। तो किस तरह से जो चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या रिलेशन है उनका, तो उसको हम पूरे के पूरे इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में लिखा है, जैसे हमें पता भी है कि जो हिस्ट्री है वो ग्रीक लैंग्वेज हिस्टोरिया वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग ही होता है लर्न करना कोई भी चीज़ और पता करना बाई एन इंक्वायरी, यानी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। क्योंकि देखिए, पास्ट में जाने के लिए हम तो जा नहीं सकते वहाँ, तो जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वो प्रूफ होते हैं। और अगर आप हिस्ट्री वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक हिडन वर्ड स्टोरी भी मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हिस्ट्री क्या है तो आप कह सकते हो कि ये स्टोरी है। और किसकी स्टोरी है? पास्ट की, ठीक है, यानी जो पुराने ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे उनके बारे में हम जानते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में जानेंगे। और जो हिस्ट्री है वो पूरी पास्ट की ही कहानी होती है। तो अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हर चीज़ को देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट्स की हेल्प से हम समझते हैं। हिस्ट्री देखिए, जैसे कि कहा गया है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर रही एक एक पॉइंट को, मैं सिर्फ उनका मीनिंग आपको बता रही हूँ। तो आप पॉइंट्स देखते जाइए कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो पास्ट इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट्स हो चुकी हैं, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं, इवेंट्स हो चुके हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो हम जब भी पढ़ेंगे, उनको देखेंगे तो किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे उसको, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, यानी डेट्स की हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे और हम उसे कनेक्ट भी करेंगे कि इस डेट को क्या हुआ था। तो एक मेजर पार्ट जो हिस्ट्री का है वो आप देखोगे, हिस्ट्री में, इतिहास में हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं चीज़ें वो हम राजा और रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से किंग्स थे या कौन कौन से किंगडम में किस किस रूलर ने रूल किया, तो इनके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, जब भी सक्सेशन ऑफ अ रूलर, यानी जो रूलर का सक्सेशन, यानी जो नेक्स्ट वंशज आता है जो उसकी राजगद्दी पे बैठता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई जो उन्होंने लड़ी हों, ठीक है, जो भी युद्ध लड़े हों, तो उन सब की जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं कि कब से किसने रूल किया, कौन कौन से वॉर या बैटल में किसने लड़ाई लड़ी, तो उस सारी चीज़ के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को लिखते हैं और वो डेट्स की हेल्प से लिखी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। तो जैसे, और एक डिफरेंस भी हो जाता है, अगर सबकी डेट सेम होंगी, टाइम सेम होगा, तो डिफरेंस कैसे कर पाओगे आप। तो डेट्स से क्या होता है ना, डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे किस राजा ने कहाँ पे रूल किया था या कौन सी बैटल कब हुई। तो इस चीज़ के लिए हमें टाइम और डेट्स की रेफरेंस चाहिए होती हैं, तो वो हम हिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अच्छा, डेट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट के जो रिलेशनशिप हैं बिटवीन इवेंट्स, उसको ये शो करती हैं। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ डेट्स। चलो, डेट्स तो हमें पता लगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, पर आप ये कैसे समझोगे कि कौन सी डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक इंसान के लिए उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डिफरेंट डेट्स होती हैं लाइफ में, इवेंट्स की, जो भी उसकी ज़िंदगी में जो भी किस्से हुए हों, जो भी चीज़ें हुई हों, तो उस हिसाब से उसके लिए डेट्स अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉमन मैन है तो उसकी अगर इंगेजमेंट की डेट या फिर शादी की जो डेट है तो वो शायद उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, उसकी बर्थ डेट इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे राजाओं के टाइम पे वो किस टाइम राजगद्दी पे बैठे और किस टाइम कौन सा उन्होंने बैटल लड़ी, है ना, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इसी तरीके से देखिए, सिलेक्शन ऑफ डेट्स हम ले लेते हैं, तो विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उसको चूज और कैटेगराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी देखिए, जो क्राइटेरिया है चूजिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स की, कोई भी पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स को आपको चूज करना है जब, तो ये एक इंपॉर्टेंट वन है और लार्जली ये डिपेंड करता है फोकस पे।
कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इफ़ द सब्जेक्ट इन फोकस चेंजेस, और टाइम के साथ देखिए फोकस भी चेंज होता रहता है, तो उसी तरीके से अनदर सेट ऑफ जो डेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि किसी कॉमन मैन के लिए उसकी इंगेजमेंट या शादी की डेट या बर्थ डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये टाइम के साथ फोकस करता जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने पुराने टाइम पे बताया आपको कि जो राजा थे उनके लिए राजगद्दी पे बैठना या कौन सी बैटल उन्होंने कब लड़ी और कब जीती, तो उनके लिए वो टाइम जो था, वो डेट जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर इंसान के ऊपर उसके फोकस क्या, उसका फोकस है चीज़ों को लेके, उस हिसाब से डेट्स उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आप कह सकते हो कि कैटेगराइज कर देना हिस्ट्री को, इसी तरह से पीरियोडिकाइजेशन करना हिस्ट्री में। तो ये क्या है, जैसे कि आप डिफरेंट पीरियड्स में जब पास्ट को आप बांटोगे, ठीक है, डेमार्केशन मतलब जब डिवाइड करोगे टाइम को डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पास्ट के पीरियड्स को, तो उसको हम पीरियोडिकाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, ये किस तरह से यूज़फुल है हिस्ट्री में, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें जो भी उस दौरान पे उस पीरियड में जो भी हैपनिंग्स, जो भी चेंजेस हुए थे और एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, तो उसके बारे में जानने को मिलता है। इसी तरह से एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, उन्होंने पीरियोडिकाइजेशन किया इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का पूरा पीरियोडिकाइजेशन किया यानी क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में। और ये कौन कौन थे, तो इन्होंने ये करा रिलीजन के बेस पे आप कह सकते हो। तो उस टाइम किस तरह के जो लोग यहाँ रहते थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे या किस कम्युनिटी के थे, तो उस बेसिस पे जेम्स मिल ने ये पीरियोडिकाइजेशन किया, क्लासिफिकेशन कर दिया इंडियन हिस्ट्री का। और ये इन्होंने किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को हिंदू में बांट दिया, मुस्लिम में बांट दिया और ब्रिटिश पीरियड्स, ठीक है, जैसे हिंदू पीरियड हो गया, मुस्लिम पीरियड हो गया और ब्रिटिश पीरियड में इन्होंने बांट दिया। उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन सोसाइटी, वो किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को लेते थे, तो उनके हिसाब से जो इंडियन सोसाइटी थी, हिंदू और मुस्लिम पीरियड जो था वो बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही पुराना था, कह सकते हो गया गुजरा था। और कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी सोच रखते थे, कट्टरवाद, ठीक है, पुरानी सोच के थे, आप कह सकते हो कंजर्वेटिव, सीधी सी बात है, पुरानी सोच के थे। ब्रिटिश रूल, अब उन्होंने ब्रिटिश रूल को देखो किस तरह से एक्सप्लेन किया, अपनी वाहवाही करी है, और हिंदू मुस्लिम पीरियड की थोड़ी सी आप कह सकते हो इतनी तारीफ नहीं करी। तो ब्रिटिश रूल की उन्होंने तारीफ ये की है कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो इंडिया उस वजह से बहुत प्रोग्रेसिव हुआ और लिबरल सोसाइटी बना, यानी लिबरल सोच वाला। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी सोच रखने वाला, जो था कि हाँ घर में फैमिली सिस्टम जो है, महिलाओं को बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको सिर्फ घर का काम करने के लिए ही रखा जाए, तो इस तरह की सोच को आप कह सकते हो कंजर्वेटिव सोच थी। लिबरल सोसाइटी में कि हाँ एकदम लिबरल रहो, सारे धर्म को एक तरह फॉलो करो, है ना, तो इस तरह से तो लिबरल सोसाइटी में कहा गया कि ब्रिटिश रूल जब आया तो इंडिया प्रोग्रेसिव भी हुआ और लिबरल भी बना। सम अदर हिस्टोरियंस, देखिए ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग था पीरियोडिकाइजेशन, और भी जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैसे बांटा या कैसे डिवाइड किया, ताकि, और ये डिवाइड इसलिए किया गया ताकि चीज़ों को पढ़ने में, सीखने में, समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, इजी हो जाए, तो इसी वजह से इसको डिवाइड किया। देखिए होता है ना कि बायो में भी आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो चीज़ों को समझने के लिए बेहतर तरीके से, तो वो भी ये यहाँ भी वही चीज़ हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो हिस्ट्री को डिवाइड किया वो क्या है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में। अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, एक कंट्री ने जब दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और उसके वजह से दूसरी कंट्री में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल चेंजेस आए, उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, ठीक है, एक कंट्री किसी और कंट्री के कंट्रोल में चली गई और उसके वजह से उस कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए, तो उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये इंडिया से रिलेटेड आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो, किस तरीके से जैसे इंडिया जो थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके अंदर थी, ठीक है, एक कंट्रोल में थी, और उस वजह से जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आए इंडिया में। तो आप कह सकते हो कि इंडिया एक कॉलोनी थी, ठीक है, एक कॉलोनाइजेशन था वहाँ पे। अब आते हैं जो मोर पावरफुल कंट्री थी, तो कॉलोनाइजेशन के अंतर्गत जो पावरफुल कंट्री थी, जो दूसरों पे रूल करती थी, वो एक्सप्लोटेशन भी करती थी, वो वीकर कंट्री को एक्सप्लोर करती थी, उनके यूजफुल रिसोर्सेज को लेके खुद अमीर बन जाती थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, ये है कॉलोनियल पीरियड एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉलोनियल पीरियड में जो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पे रूल करती थी,
तो उसको हम पूरा कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। और उनके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर उन्होंने रूल किया था तो उस हमें कैसे पता चलता है क्या क्या सोर्सेज हैं। तो देखिए कोई डेर्थ नहीं है, ठीक है, डेर्थ मतलब कोई कमी नहीं है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है मॉडर्न पीरियड के। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको, सर्वेज मिल जाएंगे, फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, लेटर्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे मिल जाएंगे जिससे आप बहुत अच्छे से ये सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, सोर्सेज ऑफ स्पेशली मॉडर्न पीरियड के, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कॉलोनियल पीरियड की। तो एक एक करके हम समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे तो ये रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत पसंद करते थे और ये रूल ही करने आए थे, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इनका वैसे भी बहुत अच्छा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी ऑफिस वाला वर्क यहाँ पे सारा होता था। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे इसके। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही पर्टिकुलर थे राइटिंग डाउन, हर चीज़ को लिखने में, मिनटेस्ट डिटेल, छोटी से छोटी बात को पेपर में उनको नोट डाउन चाहिए था। जो भी पॉलिसी डिसीजन लेते थे वो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करते थे, जो भी लेते थे डिसीजन, उसको सबको रिकॉर्ड किया जाता था यानी लिखा जाता था। ब्रिटिश जो थे वो मेंटेन करते थे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को, स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी करते थे, ठीक है। ऐसे नहीं कि लापरवाही से कोई भी चीज़ लिखी नहीं जा रही है, तो उसको पूरा कंट्रोल करते थे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो थे सबको, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता था, कोई भी गवर्नर कोई एक्ट बनाता था तो उसको डॉक्यूमेंटेड, उसको लिखा जाता था। रिकॉर्ड रूम्स भी बनाए थे, यानी लिखने के बाद रिकॉर्ड रूम्स यानी उनको रखने की जगह, जैसे घरों में स्टोर रूम्स होते हैं जहाँ पे हम पुरानी चीज़ें या राशन रखते हैं, तो इसी तरीके से रिकॉर्ड रूम्स भी होते थे जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं डॉक्यूमेंट्स अपने सेफ रखते थे। इसके साथ ही जब प्रिंटिंग नहीं आई थी, ठीक है, जब प्रिंटिंग, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग नहीं आई थी, तो उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हाथ से लिखे जाते थे और ये लिखे जाते थे कैलीग्राफर्स के द्वारा, यानी जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, जो लिखने का काम करते थे उनको कैलीग्राफर्स बोलते थे, यानी ह्यूमन से वो काम करते थे और उस आर्ट को, राइटिंग की आर्ट को कैलीग्राफी बोलते थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कैलीग्राफिस्ट भी बोल सकते हैं जो लोग इनको लिखते थे। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और म्यूजियम रिकॉर्ड्स पे। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और म्यूजियम रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ब्रिटिश ने आर्काइव्स और म्यूजियम्स जो थे वो सेटअप किए थे। देखिए आर्काइव्स क्या हैं, अभिलेखाघर बोलते हैं इन्हें, जहाँ पे जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं। म्यूजियम्स में तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो पुराने टाइम की होती हैं वो सब चीज़ें रखी जाती हैं, बट आर्काइव में जो है स्पेशली रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अच्छा, जो नेशनल आर्काइव है इंडिया की वो न्यू दिल्ली में सेटअप है। गैलरी का म्यूजियम जो है वो मार्च 1891 में कलकत्ता में सेटल हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता बोलते हैं, और वहाँ पे इसको फिर इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसको शिफ्ट किया गया, ठीक है, कोलकाता में थे पहले, अब इसको वहाँ से शिफ्ट करके 1911 में इसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके न्यू दिल्ली में सेटअप कर दिया। अच्छा, मेजर वर्क क्या है इन सारे नेशनल आर्काइव जो इंडिया की हैं, इनका मेन काम जो है वो है प्रिजर्व करना, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी सुरक्षित रखना। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो है वो लोकेट है न्यू दिल्ली में। और देखिए यहाँ से क्वेश्चंस भी आपकी ऐसे बनेंगे कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ सेटअप है, ठीक है, किस ईयर में इसको कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया था, या फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ये न्यू दिल्ली में सेटअप है और यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो अर्ली मैन ने जो भी चीज़ें अपने हाथों से बनाई थी, ठीक है, जैसे पेंटिंग हुई, पॉट्स हुए, वेपन्स हुए, टूल्स हुए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ज्वेलरी हुई, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाई थी उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं सर्वेज एंड मैप्स। देखिए सर्वेज और मैप्स जो हैं वो भी एक अच्छे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कॉलोनियल पीरियड के। सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे मतलब स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को या फिगर्स को। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था सर्वे करना इंडिया में, और उनके हिसाब से बहुत ज़रूरी था कि जहाँ भी आप रहो उस एरिया के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उस जगह के बारे में, अगर आपको एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो वो लोग जब ये सर्वे करते थे तो सेंसस, ठीक है, एक सेंसस करते थे और ये हर 10 साल बाद करते थे। जैसे आज भी आपने देखा होगा इंडिया में जब सर्वे होता है या सेंसस होते हैं तो ये हर 10 ईयर्स के बाद होते हैं। और ये सेंसस जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों के लेके डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। जैसे पॉपुलेशन को जानना है आपको उस एरिया के, या कितने लोग किस कास्ट के हैं इसको जानना है, सर्वे के थ्रू आप जान सकते हो। रिलीजियंस हो या फिर कौन से लोग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, तो डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट सर्वे होते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे अलग सर्वे हैं, जैसे पॉपुलेशन सर्वे हो गया, बॉटनिकल सर्वे हो गया,
फॉरेस्ट सर्वे हो गया कि कहाँ कितने जंगल बचे हैं, हर एक है ना 10 साल बाद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, तो इस तरह से सर्वे किए जाते हैं। अच्छा, सर्वे ऑफ इंडिया जो सबसे पहले सेटअप हुआ इंडिया में, ये देहरादून में हुआ और 1767 में हुआ। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। साथ ही सर्वे क्या होता है, सेंसस कितने साल बाद होते हैं और कितने टाइप्स के सर्वेज होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इनसे फ़ायदा क्या होता है सर्वे से, तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। अच्छा, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो अभी हमने पढ़े, इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, यानी कमियां क्या थी। तो कमी ये थी कि ब्रिटिशर्स ने ये अपने अकॉर्डिंग लिखे थे और सेव किए थे, तो इसमें उन्होंने सिर्फ अपने बारे में लिखा था, ऑफिसर्स रैंक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन सब के बारे में लिखा था। उन्होंने कॉमन पीपल, जो इंडिया के जो आम नागरिक थे, आम लोग थे, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा था कि किस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे। अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, बाकी कोई और चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ वो कनेक्टेड है ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही। अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखिए पहले तो हमने कॉलोनियल पीरियड का पढ़ लिया, बाकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं, जैसे लिटरेचर है, न्यूज़पेपर्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज। जब कोई अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफीज कहते हैं। बायोग्राफीज जब कोई किसी और की कहानी को लिखता है, जीवन की कहानी को लिखता है, तो उसको हम बायोग्राफीज बोलते हैं। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में घूमने, तो उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, तो उनके भी एक जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उनको अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स कहते हैं, और वो भी अच्छे खासे हमारे पास प्रूफ हैं। मैनी प्लेस, स्टोरीज और जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी अच्छे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज पे। देखिए लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं, तो देखिए बहुत सारी बायोग्राफीज हैं जो मॉडर्न पीरियड में लिखी गई ग्रेट पीपल के ऊपर। जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी है जिसको विलियम शेरर ने लिखी। इसके बाद देखिए मराठा, ये इंग्लिश में है, और केसरी ये मराठी लैंग्वेज में है, ठीक है, और युगांतर है बंगाली लैंग्वेज में। फिर देखिए बंदे, ठीक है, वंदे मातरम, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ वंदे मातरम, ये इंग्लिश में है, और ये सब जो है न्यूज़पेपर्स हैं। इसके बाद है बंकिम चंद्र की ने लिखी थी आनंद मठ। फिर दीनबंधु मित्र, ये सब राइटर हैं जो नॉवेल्स वगैरह लिखे थे। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी थी, और जिसमें इन्होंने नील खेती के बारे में लिखा था, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में लिखा था। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दूरदर्शक के ऊपर नॉवल लिखा था। फिर है नेशन इन द मेकिंग ऑफ, ये जो है ये नॉवल ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। फिर जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अब आते हैं पेंटिंग्स में। तो देखिए बहुत सारी पेंटिंग्स भी उस टाइम बनाई गई हैं, और पेंटिंग्स भी एक अच्छे खासे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो पीपल और उनकी कंडीशन को दर्शाती हैं। इसी तरह से एक पेंटर हैं थे टिली कैटल, एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जो उन्होंने विजिट किया था इंडिया को 18th सेंचुरी में, और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। और इनकी थीम क्या थी, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा, जब किसी का जब कोई लेडी विधवा हो जाती थी तो उसको उसकी पति की चिता के साथ ही जलना होता था। ठीक है, जिसे कहते थे उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये इस थीम पे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और इंडियन सेरेमनीज जो बाकी इस तरह की प्रथाएं थी या सेरेमनीज थे उन पे इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। दूसरे नेक्स्ट है आर्थर विलियम डेविस, उन्होंने भी पेंटिंग्स बनाई थी इंडिया की आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड। इसके अलावा इनकी कुछ और सक्सेसफुल पेंटिंग है जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब रिसीव किए थे सन ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेजेस, तो वो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, वो भी फेमस है। इसके बाद जॉन ज़ॉफनी की फेमस पेंटिंग्स में से हैं टाइगर हंटिंग इन द ईस्ट इंडीज, इसके साथ ही एक बैटल पीस अगेंस्ट हैदर अली, द डेथ ऑफ द रॉयल टाइगर एंड द एम्बेसी ऑफ हैदराबाद टू कलकत्ता। तो ये कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं जो एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो इसमें देखिए कौन कौन से मैनी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जैसे पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, बॉम्बे रेलवे स्टेशन जिसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे और उसके बाद उसको चेंज करके रीनेम कर दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा बॉम्बे में, और गेटवे ऑफ इंडिया मिल जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो बॉम्बे को ही मुंबई बोलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल है, फोर्ट विलियम है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, नेशनल लाइब्रेरी है और सो ऑन। तो इस तरह के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स हैं जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम बनाए गए थे। इसके अलावा हमारे पास ओरल एविडेंस भी हैं। ओरल एविडेंस यानी जो ज़बानी लोग बताते हैं, ठीक है, अपनी कहानी को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के पास जिंदा हैं और वो अपनी कहानी बताते हैं, तो उस हिसाब से भी हमें काफ़ी सारी सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए फोटोग्राफ्स हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो। देखिए बहुत सारी फिल्म्स हैं जैसे लाइक गांधी जो कि रिचर्ड एटनबर्ग ने बनाई थी,
वो एक प्रूफ है। फिल्म्स जैसे लगान है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इंडिया के आप देखोगे बैटल्स को दिखाती हैं, ठीक है, किस तरह की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी इंडिया में, किस तरह से विरोध स्टार्ट हुआ। तो ये सारी फिल्में जो हैं उन सारी चीज़ों को देशभक्ति की भावना भी दिखाती हैं। तो ये सारी फिल्में हमें पूरी पूरी की जो लाइफ थी इंडियंस की वो दिखाती हैं। तो ये भी एक तरह के सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे मूवीज़ पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से राइटर्स ने लिखी थी, न्यूज़पेपर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।